गुड मॉर्निंग। मेरा सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है जी, ये पेपर जो है हमारा 100 मार्क्स का बेटा और टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर है। अभी तक आप जितना भी पढ़ते आए हो, आप थ्योरेटिकल पेपर पढ़ते आए हो बेटा, बट अब हमने क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है इसको। और ऑब्जेक्टिव का मतलब लेंथी मेथड्स नहीं करने, जितने कोशिश हो सके हमने उसको शॉर्टकट यूज करना है। क्लियर इतनी बात? पहले मैं ये जानना चाहूंगी कितने बच्चे हैं जिनके पास मैथ था ही नहीं +1 एंड +2 में। मेजोरिटी ऐसे ही बच्चों की है जिनके पास +1 +2 में मैथ नहीं था, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। थोड़ी सी स्पीड मेरी स्लो रहेगी, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उनको भी साथ में लेके चलना, नहीं तो उनकी कंप्लेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, मैम तो बहुत स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक है जी, तो डरना नहीं है कि +1 +2 वाले तो बहुत सारा मैथ करके आए हैं और हमारे पास मैथ था ही नहीं। तो हम बेटा, ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमारा +1 और +2 बेस है मैथ का। आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल आ चुका है? ठीक है, सबके पास मैथ की स्टडी मटेरियल डेली होनी चाहिए और एक कैलकुलेटर, क्योंकि आपको पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलो है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो वो उस कैलकुलेटर के अंदर आपके पास जीटी होना चाहिए, ग्रैंड टोटल वाला की होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एक M+ होता है, M- होता है, M इक्वल साइन होते हैं, ये सब आपके पास होना चाहिए। आपने ऐसा ही लेना है कैलकुलेटर। वैसे तो कैसियो का आता है वो ब्लैक कलर का, सबको पता ही होगा, है ना, तो वही आपको लेना है 12 डिजिट्स का। दूसरी बात, स्टडी मटेरियल में अगर आपने बुक्स तो एक बार ओपन करके देखी होंगी, सबने देखी है कि सारा सिलेबस +1 +2 मैथ का है? नहीं। देखो स्टैट्स है ना, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स वाला भी ऐसे जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, सबके पास इकोनॉमिक्स तो थी। अच्छा जी, +1 में देखो कोविड वालों को तो इकोनॉमिक्स का वो वाला पार्ट छुड़वा दिया था, बट आप लोगों को स्टैट्स वाला पार्ट करवाया होगा। जितना स्टैट का पार्ट आपका इकोनॉमिक्स में था वही आपका सीए फाउंडेशन में है, वो आप सब कर लोगे, इजीली कर लोगे। बट दिक्कत क्या है, वहां पर आपने किए 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, उनको कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती। यहाँ पर आपको आता है बेसिक, थ्योरी में से क्वेश्चन उठते हैं। थ्योरी में से कैसे आते, न्यूमेरिकल है, बट आपको उनकी प्रॉपर्टीज, वहां पर आपको प्रॉपर्टीज लर्न नहीं करवाई जाती, फॉर्मूले करवाए जाते हैं, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और सॉल्व करने होते हैं, यही होता है ना सबको। बट यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, उसके बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर बेटे? ठीक है, अब स्टैट्स वाले से तो सब टेंशन फ्री हो गए, बट एक टाइम आएगा जब आपको मैथ इजी लगने लग जाएगा, स्टैट टफ लगने लगेगा। अभी ऐसे होंगे सबको लगेगा स्टैट हमारा हो जाएगा, मैथ नहीं हो पाएगा, बट ऐसा टाइम आएगा बेटा जी, आपको क्या है, मैथ इजी लगेगा और स्टैट आपको टफ लगेगा। क्यों? स्टैट्स में फॉर्मूले बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कह रही हूं आपको इक्वल वेटेज देनी है इस मैथ को भी और स्टैट को भी। और आपके पास जो 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपका मैथ है, फिक्स है बेटा, 40 मार्क्स का ही आपका स्टैट है और 20 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग है। 20 मार्क्स की आपकी क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। और इस बात का भी ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि हम तो रीजनिंग कर लेंगे, 20 मार्क्स की 20 तो हम इसमें से ले ही लेंगे, बट बेटा कहीं बार लॉजिकल रीजनिंग के भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सॉल्व ही नहीं होते और टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमें तीनों को इक्वल करना है, ये नहीं कि मैं एक पार्ट को बहुत ज्यादा करके चलूंगा, एक पार्ट को कम कर लूंगा।
अगर 40 की मैथ है तो 40 की मैथ हम करके चलेंगे, पूरा सिलेबस जितना भी है आपकी स्टडी मटेरियल का हम करेंगे ही करेंगे। और सबसे पहले कोई भी बच्चा है वो पहले अपनी स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेगा, उसके बाद किसी और बुक पे जाएगा, क्योंकि आपका 80 to 90% पेपर स्टडी मटेरियल का ही होता है, सिर्फ स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, बाकी सब सेम रहता है। अगर अपना स्टडी, क्योंकि देखो कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, जिन्होंने एंट्रेंस इसको एक तरह से एंट्रेंस टेस्ट ही लेके चलोगे, कोई देता है वो सिर्फ सिलेबस देते हैं मगर मटेरियल तो नहीं देते, वो आपको प्रॉपर मटेरियल दे रहे हैं, कोई तो कारण होगा। जब तक आप अपना स्टडी मटेरियल नहीं करोगे ना, तब तक आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपना स्टडी मटेरियल क्लियर करके चलना है, और स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ये नहीं है कि मैं ये वाला करवा दूंगी, 5 क्वेश्चन तुम घर से कर लेना, उसके बाद मैं उसका अता पता ही नहीं लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा काम होमवर्क भी दिया जाएगा, जिनके जो डाउट्स होंगे वो बोर्ड पर होंगे। अगर मान लो पूरी एक्सरसाइज डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बोर्ड पे होगा, बट एक बार तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी ही होगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं। ठीक है, आओ चलो कल सारी मैडम से ही पूछ लेंगे डाउट, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर सबको ये बात बेटा? ठीक है जी। 40 मार्क। अब मैथ के अंदर भी हमारे पास 6th-7th का सिलेबस भी है। रेशियो प्रोपोर्शन कब पढ़ा था? 6th में ही पढ़ा होगा या 5th-6th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, एक जो लॉगरिथम है वो सबके लिए नया होगा। इंडिसेस क्या होता है? वो पावर वाले क्वेश्चंस, वो भी सबने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी कुछ कुछ मैचिंग है। ठीक है जी, इक्वेशन के साथ ही। उसके बाद हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इसलिए बता रही हूँ जो नॉन मैथ है उनको थोड़ा सा आ जाए भी, हाँ हमें भी पढ़े हुए टॉपिक आ गए हैं। हाँ जी, पढ़े हुए सबने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसके बाद एपी 10 तक तो सबने पढ़ी है ना, एपी भी पढ़ी हुई है, तो उसके साथ कौन सी आ जाती है? जीपी आ जाती है, एपी जीपी। तो एपी तो सबने पढ़ा, यहां तक का सिलेबस जो है वो 9th 10th यानी कि सबने पढ़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा आ जाता है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी जिसको बोलते हो आप लोग। फिर सेट फंक्शन एंड रिलेशन। सेट फंक्शन रिलेशन आपका बहुत इजी लेवल वाला है, वो +1 और +2 लेवल का नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन आने वाले हैं। वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बस इस टाइप के, क्योंकि आपको बेटा कोई पूरा एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है, आपका तो 4 MCQ आने, उनमें से कोई ना कोई आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर जी। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी +1 +2 वालों को बता देती हूँ कि उसके अंदर हमारे पास सिर्फ लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, जिनके लिए सबको दिक्कत होती है। ठीक है जी, ये था हमारा सिलेबस मैथ का। स्टैट के अंदर पहला सिंपल थ्योरी होती है स्टैट्स की, जैसे टेबुलेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशंस वगैरह। सेकंड चैप्टर जो आता है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, मीन मीडियन मॉड, एसडी, कोरिलेशन सबने पढ़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन पढ़ा होगा, कॉल पियर्सन, रैंक कोरिलेशंस, ये सब वाले बेटा यही आपका स्टैट्स का सिलेबस है। लॉजिकल में सीटिंग अरेंजमेंट सीरीज आ गई बेटा जी। ठीक है जी, और वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो हम पहला चैप्टर मैथ का करेंगे, साथ के साथ जैसे ही मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा हम लॉजिकल रीजनिंग पे आएंगे, लॉजिकल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम स्टैट के फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैथ हमें तो पहले मैथ करना ही नहीं था। और क्यों? क्योंकि मैथ के सिलेबस के क्वेश्चन ज्यादा हैं, लॉजिकल के कम है, स्टैट के भी थोड़े से कम है। जितनी देर में आपका मैथ और स्टैट होगा, स्टैट और लॉजिकल का कंप्लीट होगा, उतने में आपका मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके एडिशनल क्वेश्चन 90 100 दे रखे हैं, वो उतनी देर में हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि प्रॉपर हम सबको टाइम दे सके। सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव पेपर की ड्रॉबैक, इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है। समझ आई? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसे है? अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते उसके तो नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही कुछ कटेगा। अगर 4 क्वेश्चन 100 में से आपने 4 नहीं किए तो आपका पेपर जो है वो कितने में से काउंट होगा? 96 में से होगा। मार्क्स भी आपके किस में से आएंगे?
96 में से आएंगे। बट बेटा अगर आपने वो 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, उनमें से 4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो अब आपके कितने मार्क्स कटने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 4 मार्क्स, बट वहां कटेंगे 5 मार्क्स, क्योंकि एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका 0.25 कम हो जाता है, एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, क्योंकि जहां पर आपका 1 मार्क्स कटना था वहां पर आपका कितना कट रहा है बेटा जी, 1.25। एक तो बात है कि क्वेश्चन आता ही नहीं तो उसको अटेम्प्ट ही मत करो, कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना अगर नहीं आता। वो जय माता दी वाला क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर तो चल गया था 20 नंबर में, यहां नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर आपके 0.25 एक्स्ट्रा कट रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर किसी ने किया ही 60 मार्क्स का पेपर है और उसके 20 में मान लो 20 नहीं तो चलो 18 क्वेश्चन कट कर गए, तो 60 में से 80 तो वैसे ही गए, कितने रह गए, 42, 18 के जरा कम कर लो 4 मार्क्स, 4.25 और कम कर दो, कितना रह गया, आप फेल हो गए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स लेने कंपलसरी है, 100 में से 40 मार्क्स लेने आपके लिए कंपलसरी हैं। 40 मार्क्स के साथ जो ग्रैंड टोटल है आपके सभी सब्जेक्ट्स का वो 200 होना भी कंपलसरी है। दो चीजें हैं कंडीशन, पहली ईच सब्जेक्ट में जो मिनिमम मार्क्स है, मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है बेटा 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 40 के बाद अब आपके पास क्या है यहाँ पर कि जो ग्रैंड टोटल है, ये नहीं कि एक को सब्जेक्ट को अच्छा ले लो एक को कम कर लो, इसलिए उन्होंने सबकी कुछ ना कुछ वेटेज रखी है। जैसे इसकी कितनी है 40 है, और प्लस जो ग्रैंड टोटल है वो कितना होना चाहिए 200। कई बच्चे पास तो हो जाते हैं बट वो क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल में क्लियर नहीं कर पाते, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। तो आपने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो रॉन्ग क्वेश्चन जो बिल्कुल जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, कोशिश वही रहनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे। वैसे तो आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है जी, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो भी होगा आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि हमें इनको अटेम्प्ट करना है नहीं करना। मार्क्स जैसे ही आपको पता चलेंगे इस वजह से हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, पहला जो मॉक टेस्ट होगा ना वो सब अपनी मर्जी से जय माता दी थोड़ा बहुत करते हैं, बट पता चलने लग जाता है कि हाँ भाई अब तो हमारे मार्क्स, इस रॉन्ग क्वेश्चन मुझे आता नहीं था और मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया है, मेरे मार्क्स कम होने लग गए हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ तक जाते जाते आपको प्रैक्टिस हो जाती है। क्लियर? अब अभी तक मेरी तरफ से ये था, आप बताओ आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे, किसी का कोई डाउट, कुछ भी पूछना चाह रहे हो पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल सबके पास है आज, कल से स्टडी मटेरियल सबके पास होगा। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। वो भी बता दूं कैसे करना है कि सबको पता है, किसी को पूछना है? गूगल पे ही जाओगे, आईसीआई लिखोगे, आपके पास आएगा, ऊपर स्टूडेंट का लोगो आएगा, स्टूडेंट के उस पे मेन्यू पे जाओगे, वहां पे बीओएस आएगा, बीओएस पे क्लिक करोगे, सीए फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा, उस पे आप न्यू स्कीम पे जाओगे, ओल्ड पे नहीं न्यू स्कीम में, क्योंकि इस बार क्या हुआ है एक थोड़ा सा सिलेबस में क्या आया, चेंज आया बेटा। तो आपने न्यू स्कीम पे जाके जिस पेपर की पीडीएफ चाहिए, वो पेपर की जो पीडीएफ है वो चैप्टर वाइज दे रखी है वहां पर, जिस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो बेटा जी आप वहां से, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हुआ तो वो पूछ भी सकते हो, ग्रुप में भी मैसेजेस कर सकते हो, अगर कोई पर्सनल मैसेजेस डाउट करना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है जी। कि मैं यहां पर नहीं पूछ पा रहा हूं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कोई और कोई डाउट किसी का? सबको सब कुछ क्लियर? इंटेलिजेंट बच्चे हमारे। हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा, सिलेबस पर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैथ का, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। इसमें बेटा हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 4 टॉपिक का मतलब 4 एक्सरसाइजेज हैं। रेशो की अलग है, प्रपोर्शन अलग है, इंडिसेस अलग है, लॉगरिथम अलग है। सबसे पहले रेशो क्या है, मैं रेशो के बारे में पूछना चाहूंगी। व्हाट इज रेशो?
करके आए हो, है ना। और पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छे से किया हमने। देखो रेशो सबने करवाया आपको, बट डेफिनेशन किसी ने नहीं करवाई। करवाई किसी ने? बस ये बता दिया ये दो साइन होते हैं और उसके बेस पे हम काम करते हैं। ठीक है जी, यही करवाते हैं ना सारे। यही यही चीज तो आपको बताना चाह रही हूं कि वहां के क्लासेस का और अब यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा कि हमें एक एक चीज को पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पढ़ना है। आपको रेशो की डेफिनेशन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है बुक में से। तभी स्टडी मटेरियल को हमने पढ़ के चलना ही चलना है। मैं बच्चों को कहती हूँ इसको पीना है, स्टडी मटेरियल को। स्टडी मटेरियल को पी लिया ना तो आप पास ही पास हो। मैं कुछ नहीं कह रही, कोई एक्स्ट्रा बुक मैं लगवाती भी नहीं, अपने सीनियर या जो भी आपके नॉन होंगे उनसे पूछ लेना, ठीक है। बट इसको छोड़ना नहीं है। और मैं नहीं चाहती आपको ये वाली स्टडी मटेरियल ना आपको नहीं मिलेगी ना, मिली है इंस्टीट्यूट की तरफ से, किसी को परचेज तो नहीं करनी पड़ी, ठीक है। जो आपसे पहले उनको भी मिली थी, जो तुम्हारे बाद आएंगे उनको भी मिलेगी। तो हमने किसी को बेचनी नहीं है ना, ये मार्केट में बिकने वाली है। इसी को काली करके चलो। काली मतलब जो भी लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है इसी के ऊपर लिखो, क्योंकि कापियां तो पता नहीं कितनी भरेंगी कितनी चली जाएंगी, ठीक है ना। हमने आगे किसी को बांटनी है कि मैं अपने भाई को दे, भाई के लिए नहीं आ जाएगी। तो हमें जो भी काम करना है मैक्सिमम काम किस पे करना है, इस पे। एक तो प्रैक्टिस होगी बेटा शॉर्टकट की, क्योंकि स्पेस आपको हर जगह, वहां पे भी एक पेपर ही मिलना है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना। तो हमें उसी जगह पे ही काम करके चलना है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात को? तो अपने स्टडी मटेरियल उठाओ, उसी पे काम करो। हाँ बाद में जब हमने करने हैं उसके लिए हम फिर भी उठाएंगे, कॉपीज भी उठाएंगे, बट कोशिश क्या रहनी चाहिए कि हम अपना काम किसके ऊपर करें, स्टडी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। इसीलिए कह रही हूं स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कॉपी हो ना हो। क्योंकि कोई अगर एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लिख रहे हैं तो हमें स्टडी मटेरियल पे ही लिखना है, क्योंकि रिवीजन कहां से करनी है अगर पेपर के टाइम पे, स्टडी मटेरियल से। फिर कहां कॉपियां ढूंढते रहोगे, इसकी ये चैप्टर की ये कॉपी है, इस चैप्टर की ये कॉपी है। वो +1 +2 तक ठीक था, बट अब सीए फाउंडेशन में देखो, जहां ऑब्जेक्टिव पेपर है ना वहां पर तो हमें स्टडी मटेरियल की ही नीड पड़ेगी। और सब्जेक्टिव में आपको रजिस्टर्स वगैरह, क्योंकि उसमें तो आपको लेंथी लेंथी प्रॉपर वे से क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए, ठीक है। चलो जी, रेशो, व्हाट इज रेशो? किसी को कुछ नहीं पता रेशो के बारे में? वैसे ही बता दो, मैं कौन सा कह रही हूँ गलत हो जाए। शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं किसकी? कंपैरिजन। रेशो इज अ कंपैरिजन। रेशो का मतलब क्या है, जब हम दो या दो से ज्यादा या 2 एंड मोर देन 2 थिंग्स के बीच में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, रेशो। बट कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड कैसे? अगर एक केजी है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, केजी। उसको हम ग्राम में नहीं ले सकते या मिलीमीटर वगैरह में नहीं, यानी कि सेम काइंड का मतलब सेम, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। और कंपैरिजन कैसे होता है, बाय डिवीजन मेथड। आप उनको क्या करते हो, डिवाइड ही तो करते हो, ठीक है। इन्होंने बोला ना शॉर्टेस्ट फॉर्म, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे आती है उनकी, लोएस्ट फॉर्म जब भी आएगी। और रेशो जो होती है सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है। अगर जैसे मैंने कहा कि 4:10, तो ये रेशो कंप्लीट नहीं है, इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्या इसको, यानी प्राइम नंबर्स आ जाने चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो अब देखो को प्राइम होते हैं ना, को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो सिमिलर होता है सिर्फ 1 होता है, ठीक है। इन दोनों का भी जो मल्टीपल कॉमन कौन है, 1 ही रह गया, ठीक है। तो वो को प्राइम आना चाहिए हमारे पास। तो रेशो इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर थिंग ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन मेथड, ठीक है जी। कंपैरिजन तो हम वैसे प्लस माइनस में भी तो करते हैं, कितने कम है कितने ज्यादा है, बट यहां पर जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा, डिवीजन मेथड से, यानी कि बाय डिवाइड। ये देखो, मिल गया सबको। रेशियो इज अ कंपैरिजन of the sizes of 2 or more quantity of same kind by division method। एक एक बात समझा दी,
कंपैरिजन का मतलब दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हो, क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, सेम काइंड यूनिट्स होंगे बेटा आपके, और डिवीजन डिवाइड करोगे आप उनको, ठीक है। अगर ए और बी है तो उनको ए अपॉन बी, ये भी क्या है, रेशो ही है, बट लिखने का रेशो का साइन जो आता है वो हमारे कॉलम्स आते हैं, ठीक है जी। तो ए रेशो बी। अब इस टर्म को क्या बोलते हो आप, और इस टर्म को क्या बोलते हो, बोलो भाई, कुछ गलत ही बोलो, बोलो मगर, हाँ जी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, एंटीसीडेंट और कोसिकेंट, ये किसी भी तीनों टर्म में से किसी टर्म्स के ऊपर भी आ सकता है। आपको आ सकता है कि इसकी ये टर्म है, एंटीसीडेंट ये है, कोसिकेंट बेटा हमें नाम ही नहीं पता तो हम निकालेंगे क्या, हमारी फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म ये निकालो, न्यूमिनेटर ये है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो बेटा किसी भी तीनों टर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो आपको तीनों टर्म्स के नेमिंग पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये लिखो जी, फर्स्ट टर्म, एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। क्लियर सबको इतना भी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, बोथ टर्म ऑफ रेशो कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेम। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 4:10 लिखा था, यही लिखा था मैंने कहा था इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, यही बोला था बेटा। जब मैंने लोएस्ट फॉर्म में बोला तो आप लोगों ने, मैंने इसको ये क्यों नहीं लिख दिया, ये तो सबसे लोएस्ट फॉर्म है। 4 को 4 से काटा, 10 को 10 से काट दिया। हाँ, ये इसी की प्रॉपर्टी है, कहता है कि जिस नंबर से आप न्यूमिनेटर को या फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर और सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे। ये नहीं इसको 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, 10 को 10 से कर दिया, बन तो ये भी लोएस्ट फॉर्म गई, ये रॉन्ग है। हमने क्या करना है, ये इसलिए करवा रही हूं प्रॉपर्टीज, आगे हम प्रॉपर्टीज यूज करके शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको बता दिया कि कोई रेशो दे रखी है हमें 4:5, मुझे उसका एंटीसीडेंट पता है 32, मुझे उसका डिनोमिनेटर बताना है, तो मैं बता सकती हूं, क्यों, 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 32 आया, तो 5 को भी किससे कर दूंगी, नहीं तो पहले x लेके और जैसे आप लोग करते थे वैसे करना पड़ता था। बट अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि जिस नंबर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, जिस नंबर से न्यूमिनेटर डिवाइड होता है उसी नंबर से हमारा डिनोमिनेटर भी डिवाइड होता है। क्लियर सबको, इस प्रॉपर्टी से हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड हो गया। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ा रही है मैम, क्योंकि मुझे इनके ऊपर ही आपको शॉर्टकट्स करवाने हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको, चलूं आगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जिस नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर उसी नंबर से डिनोमिनेटर। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बट सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब जो सेम यूनिट, किलोग्राम किलोग्राम, मिलीमीटर मिलीमीटर। अगर कोई किलोग्राम में ग्राम में है तो उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है जी। तो देयर आर नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, सैलरी ऑफ द टीचर, क्योंकि वो रुपीज में है वो नंबर्स में है, तो उनके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। क्लियर जी, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वन चाइल्ड, एज ऑफ अनदर चाइल्ड, एज का वेट के साथ कभी कंपेयर नहीं हो सकता। अब कहता है टू कंपेयर टू रेशो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन सबको पता होंगे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वली लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखो आपको ये तो पता है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, 2:1/3 रेशो 3:1/3, ये तो सबको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। कितना बनेगा ये
7/3 ये तो वैसे ही बन गया क्योंकि इनका इक्विलाइक फ्रैक्शन ही है। बाय चांस यहां पर 10/3 ना होकर कुछ और दे दे, 7 दे दूं, तो क्या करोगे? अब एलसीएम लेने बैठोगे, हमें एलसीएम नहीं लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब यानी इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? ये शॉर्टकट हो गया आपके लिए। 7/3 उसका डिनोमिनेटर क्या था बेटा? 7, दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। एलसीएम की नीड ही नहीं पड़ी। वो क्या है? 10/7, उस दूसरे का डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 3। लो जी, अब क्या हो गया? बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इक्विलाइक फ्रैक्शन बन गए। अब जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? कि दूसरा शॉर्टकट पता चल गया सबको? चल गया? चलते जाओ। तीन हो गई, ये तो होगा। If a quantity increase or decrease in ratio A/B, the new quantity is equal to B of the original quantity divided by A. ये क्या बोल रहा है और इसको बोलते क्या है? कई बार ये प्रॉपर्टी का आई जाती है कि इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग रेशो। पहली बात तो ये है, ठीक है? अब समझाती हूँ। कहता है कोई क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, ठीक है जी, किसी ना रेशो में, A/B, यानी पहले वो A थी, अब वो कितनी हो गई? B हो। कहता है न्यू क्वांटिटी निकालनी है हमें, और हमें क्या दे रखा होगा? ओल्ड क्वांटिटी दे रखा होगा। तो न्यू क्वांटिटी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? B/A इंटू जो ओल्ड क्वांटिटी होगी वो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा है। हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, हमें इस फॉर्मूले को लर्न करने की नीड नहीं है, ठीक है? ये इसलिए याद रखना है कि अगर डेफिनेशन आ गई तो हमें बताना पड़ेगा कि ये फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो है, अदरवाइज हमें इसको करने की, क्योंकि हमें पता है, हम यूनिटरी मेथड तो सबको आते होंगे कि पहले बी था, ए था, अब कितना हो गया? बी हो गया, ठीक है? अगर मैं करूं, पहले क्वांटिटी थी ए, अब कितनी हो चुकी है? बी, और 1 है तो कितनी हो गई बेटा? B/A, और मुझे ओल्ड क्वांटिटी तो B/A इंटू ओल्ड क्वांटिटी। देखो जो फॉर्मूला उन्होंने बना के दिया है, हम लर्न क्यों करें? क्योंकि हमें बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो हमें इतनी जरूरत नहीं है कि सभी को हमने लर्न करना ही करना है। ये तो वैसे ही बन रहा है, B/A इंटू ओल्ड क्वांटिटी। अगर उसने न्यू क्वांटिटी नहीं पूछ के ओल्ड पूछी है तो हम उल्टा कर देंगे बेटा, कि अब B है, पहले कितनी थी? A, 1 है तो A/B। अब न्यू क्वांटिटी दे रखी होगी, न्यू क्वांटिटी A/B इंटू न्यू क्वांटिटी। क्लियर सबको? एक बात और, कि हम जो रेशो है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल किसी का, कल से मोबाइल सबके यहां पर होंगे आते ही, और अपना 8 o'clock सब आ जाएंगे, ठीक है जी? आज फर्स्ट डे था, कोई बात नहीं, कल से 8 o'clock यहां मिलोगे और आते ही अपने मोबाइल वहां पर सबमिट करोगे। हाँ जी, तो और वाइब्रेशन में रखो या स्विच ऑफ करके रखोगे? एक और था, हाँ जी, रेशो, मान लो हम शेयरिंग की बात करते हैं, तुम लोगों ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है जी? एक पर्सन ने लगाए 500 रुपीज, दूसरे ने लगाए 700 रुपीज। अब प्रॉफिट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? उसको 5 के अकॉर्डिंग, उसको 7 के अकॉर्डिंग। अगर बाय मिस्टेक मैं ये लिख दूं तो गलत हो जाएगा ना। तो वो कहता है कि रेशो का जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर पार्टनरशिप में, तो आपको अभी पार्टनरशिप से ही पता चल रहा है कि 7/5, उसका प्रॉफिट 7 हो गया, उसका प्रॉफिट 5 में रह गया। तो ऑर्डर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना। क्लियर सबको?
अब यही वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं देखती हूँ सब निकालेंगे, सब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में जैसे हमने करा है। रौनक का वेट दे रखा है 56.7 kg, कल से स्टडी मटेरियल सब पे होगा 56.7 kg। रिड्यूस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस आपको रेशो से ही पता चल रहा है कि यानी कि पहले वाला ओल्ड है, नया वाला क्या है, कम वाला 6 है। ठीक है जी, 7:6। फाइंड द न्यू वेट। पेन पेंसिल सबके चलने ही चाहिए, ठीक है, जब तक पेन पेंसिल नहीं चलेंगे मैथ नहीं होता। कोशिश यही 1 मिनट के अंदर सबका हो जाना चाहिए। हो गया? हमें पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी, जैसे मैंने डैश मारा था आप भी डैश मारोगे, क्योंकि हमने किसी को शो नहीं करना कि हमने क्वेश्चन किया है, वहां पर हमने शो करना है, वहां पर तो हमें एक OMR शीट मिलेगी, उसी पे सर्कल को ही फिल करना है, हमने चाहे कैसे भी क्वेश्चन को निकाला हो। मोटिव हमारा आंसर सही होना चाहिए, मोटिव हमारा आंसर सही होना चाहिए, तो इसलिए हम जैसे मर्जी करें बेटा, बट मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो हमें जैसे मैंने लिखा था ना, ये 7 है तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमें जो अंदर की कहानी है वो हमें पता है, हमें किसी को शौक नहीं, प्रॉपर नहीं लिख के चलना कि 7 ओल्ड था 6 न्यू बन गया 1, कोई नहीं, बस ये लाइन डालो खत्म, 7 6 1, तो 6/7 और न्यू वैल्यू कितनी आ गई 56.7। कितना हो गया बेटा? कैलकुलेटर सबके पास होंगे तो ऑटोमेटिकली किसी को भी जो टफनेस है वो खत्म हो चुकी है कि हाय हमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हाय हमसे डिवाइड नहीं हो रहा, वो तो टेंशन ही खत्म है, क्योंकि कैलकुलेटर अभी के अभी ले लोगे, क्योंकि फिर स्टार्टिंग से आपको उस पर हाथ भी बैठाना है। आपके मोबाइल जब आप नया नया खरीदते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में नहीं चलते ना हैंड, क्यों? क्योंकि हमारे उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो किस पे होती है, ओल्ड वाले पे। ये मत सोचना पेपर आएगा ना तभी हम नया वाला लेंगे, अभी पुराने से काम चला लेते हैं। अगर आप पुराने से करो तो पेपर में भी किस में काम करोगे, पुराने वाले से, क्योंकि वो बेटा हाथ की प्रैक्टिस ही वैसे बैठ जाती है आप लोगों की। अगर आप कीबोर्ड या माउस पे या कोई भी आप नई चीज लेते हो ना, उस पर इजिली आपका हाथ नहीं बैठता है। तो अब अगर जिसने खरीदना है कैलकुलेटर वो अभी खरीद लेगा, जिसने पुराने पे ही काम करना है वो पुराना अपना लेके आएगा और पेपर में भी उसी पे वर्क करेगा। हाँ, किसी का खराब हो जाए वो बात अलग है कि फिर हमें उस पर करना पड़ेगा, मगर प्रैक्टिस उसी पे करो कि जो आपको आगे पेपर के अंदर यूज करना है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट आता है, कहीं का डिफरेंस, हाथ का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। टाइम तो बचाना है ना हमें, इन्हीं चीजों से हमारा टाइम बचने वाला है। तो ये आपका कट गया, कितना आया 48.6, सबका आ गया। चलो, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है, टाइप ऑफ रेशोस। टाइप ऑफ रेशो, इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर हमारी A रेशो B है तो इनवर्स क्या बन जाएगा, B रेशो A। इनवर्स रेशो कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो, कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई। दो रेशो दे रखी होंगी बेटा, A रेशो B और C रेशो D। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, AC रेशो BD। ये हमारी क्या हो गई, कंपाउंडेड हो गई। देखो कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें जो आंसर देना होता है वहां पर रेशो की फॉर्म में ही देना होता है। अब कैलकुलेटर में जब डिवाइड करोगे वो तो आपको किसकी फॉर्म में दे देगा, डेसिमल में दे देगा। यहां पर भी अब इस चीज को ध्यान रखना है आपने कि जब आप डिवाइड यानी कि पहले कटिंग करोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। देखो जैसे A/C मल्टीप्लाई होना है B/D, ठीक है, तो अगर कुछ आपस में कट रहा है तो पहले काटोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? जब अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू तो और बड़ी हो जाएगी और उसमें डिवाइड करने में आपको क्या आ सकती है, मुश्किल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 12/13 ले लिया, यहां पर 25/16 ले लिया। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे तो यही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर आप डिवाइड कर दो।
ठीक है, वो भी सही है, बट फिर आपको हर एक जो आंसर में ऑप्शंस में दे रखे हैं उनको भी डिवाइड करके देखना होगा किसका आंसर वही वैल्यू आ रही है। इससे अच्छा हम क्या करें, 4 3 जा 4 4, वैल्यू छोटी हो गई हमारे लिए, इससे छोटी हो सकती है, कट सकता है, कुछ नहीं कट सकता तो आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना ऑप्शन में भी क्या होगा, यही वैल्यूज होगी, यहीं पे इन्हीं चीजों से हमारा टाइम सेव होगा बेटे, कि पहले कटिंग उसके बाद डिवाइड, क्योंकि आपको पता है अगर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगी, इनको मल्टीप्लाई करूंगी, वो तो मेरी लोएस्ट फॉर्म नहीं बनेगी, और लोएस्ट फॉर्म रेशो का मतलब ही क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म। रेशो का मतलब क्या है, लोएस्ट फॉर्म। तो फिर हमें पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने बैठेंगे, और जब कैलकुलेशन बड़ी होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। पता चलता जा रहा है ना साथ साथ कैसे क्वेश्चन को अपने छोटे बनाना है। चलो जी, कंपाउंडेड पता चल गया सबको, क्या होता है कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई, जितनी भी वैल्यूज है उन सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कंपाउंडेड के बाद कौन सी है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल में डुप्लीकेट अपने जैसा कॉपी ना, तो बस जब आप इसी की कॉपी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होती है, डुप्लीकेट। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि उनकी स्क्वायरिंग कर दो, आपके पास जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, डुप्लीकेट रेशो बन जाएगी। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब है रेशो का स्क्वायर रूट करना है बेटा, रेशोस का क्या करना है, स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट क्यूबिंग कर दोगे, और सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट करोगे। उसके बाद एक और है कंटिन्यूस रेशो। कंटिन्यूस रेशो क्या होती है, जब अभी तक हम कितने बात कर रहे हैं बेटा, दो क्वांटिटीज में बात कर रहे हैं, जब हम मोर देन 2 क्वांटिटी, देखो रेशो हमने कहा था 2 और मोर देन 2, बट जब कंटिन्यूस की बात करते हो तो आपने क्या कहना है, मोर देन 2। मोर देन 2 मतलब ए रेशो, बी रेशो और सी, कम से कम 3, तो उसको आप कौन सी रेशो बोलोगे बेटा, कंटिन्यूस रेशो। कंपाउंडेड हो गया आपका, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया, सब डुप्लीकेट, कंटिन्यूड रेशो हो गया। उसके बाद है स्योरेबल, हाँ, कॉमन स्योरेबल और इनकॉमनसरेबल। कॉमनसरेबल क्या होता है बेटा, जब दो इंटीजर्स के बीच की रेशो होती है उसको बोलोगे कॉमनसरेबल। इंटीजर सबको पता है, नेचुरल नंबर सबको पता है, कौन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और विदाउट डेसिमल, उनके बीच में डेसिमल एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं 1 से लेके और अनलिमिटेड है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। और इंटीजर नंबर नेगेटिव भी आते हैं बेटा जी, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके मैक्सिमम तक जाते हैं। और कौन से रह गए, रियल नंबर्स, सारे नंबर जितने भी हैं वो सब हमारे क्या हैं, रियल नंबर है। उसके अलावा कौन से रह गए, ये वाले कौन से, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर P अपॉन क्यू, रेशो वाले जो नंबर होते हैं ना उनको हम कौन से कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, जो यानी कि 2/3 4 रैशनल नंबर है या नहीं है, क्यों है, 4 के अपॉन में क्या आ जाता है बेटा जी, 1, तो ये भी P/Q फॉर्म में बन गया ना, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम ये कंप्लीट वो नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट में आते रहते हैं। तो अगर रेशो इन नंबर के बीच के अंदर है, इररेशनल नंबर्स के बीच में है, तो उसको क्या बोलते हो, इनकॉमनसरेबल। नॉर्मल है, इंटीजर है तो कॉमनसरेबल, अगर इंटीजर नहीं है, इस तरह से स्क्वायर रूट्स वाले फंक्शंस के बीच में है जिनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उनको आप क्या बोल देते हो, इनकॉमनसरेबल। सबको क्लियर,
यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे एक्सरसाइज पे चलने लगे। चलें फिर एक्सरसाइज पे। निकाल लो भाई फर्स्ट ए, जिसके पास भी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर बताओ। कॉपीज नहीं खोलनी, कॉपीज की हमें नीड ही नहीं है। हाँ जी बोलो जल्दी से। सबको पता चल गया ए? किसी को डाउट? इनवर्स रेशो क्या होती है? 15। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 20। सबका आ गया 20? कैसे आया? क्योंकि हमें क्या दे रखा है एंटीसीडेंट। 3 से किससे मल्टीप्लाई किया? 15 को 5 से, तो 4 को भी किससे कर दोगे? 5 से। है किसी को डाउट? थर्ड क्वेश्चन देखो फिर। सी पक्का? देख लो सी नहीं है, बताओ क्या होना चाहिए फिर बेटा? हाँ बताओ बताओ। एक बात देखो, क्या दे रखा है? क्वांटिटीज दे रखी हैं। अब इसने क्या किया? कोसेकेंड बताना है। कोसेकेंड मतलब डिनोमिनेटर बताना है। इनवर्स रेशो इज 5, तो पहले आप इसका क्या करोगे? इनवर्स करोगे बेटा। तो 7 रेशो क्या हो गया? 5। ये भी 5, ये भी 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 आया 1 से, तो 7 को भी किससे करोगे? तो आंसर क्या बनेगा? सी। ठीक है जी? अभी भी किसी को डाउट? दोबारा से बताने की नीड है? जहां डाउट हो वहीं पूछ लो बेटे। अगर जहां डाउट इकट्ठे करते गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। आज नहीं कल पूछ लेंगे, अपने दोस्त से पूछ लेंगे। जितना तुम्हें समझ आया दोस्त को भी उतना ही समझ आ रहा है अभी। अगला क्वेश्चन देखो, क्या करना है इसको? मल्टीप्लाई, जल्दी से करो मल्टीप्लाई। अब उठा सकते हो कॉपी पेन। 2/3। पहले इनको इस फॉर्म में लिखोगे ताकि जो भी कटेगा हम उसको काट सके। जल्दी से देखो, जल्दी से काटना तो सबको आता होगा। देखो क्या हो गया? ए अच्छा जी। ये जो नॉन मैथ है उनको क्लियर हो रहा है टॉपिक? जहां डाउट है वहां पूछ लेना। मैं बार बार यही वर्ड बोलती रहूं और लास्ट तक यही बोलती रहूं, डाउट डाउट डाउट। कल भी आके यही पूछूंगी। पिछले वाले में कोई डाउट है? डुप्लीकेट रेशो कैसे? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट कितना आया? स्क्वायर रूट तो करना आता ही है। चलो जी, नहीं तो तुम्हारे उसके अंदर है कैलकुलेटर के अंदर। ध्यान रखना कहीं में स्क्वायर रूट का बटन नहीं होता कैलकुलेटर में, वो भी चेक करना। ये चीजें आपने ध्यान में रख के लेने अपने कैलकुलेटर। ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट कैसे? क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट में क्या होगा? 3 के फैक्टर, 3 फैक्टर्स बनाओगे। जैसे मैं इसका बना के दिखा देती हूँ 8 का। 8 में बेटा आपने डिवाइड किए, इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर तो सबको पता होता क्या है, ठीक है? 3 की ग्रुपिंग करनी है, और 3 की ग्रुपिंग, एक ग्रुप में से एक एलिमेंट। तो यहाँ पे ओनली क्या आया? 2 आ। तो 2 जो होगा इधर से देखना ना, आंसर होगा। नन ऑफ दीज आंसर है। अच्छा सी इधर वाला है, नीचे वाला। द रेशो कंपाउंडेड 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। करो जी। अब देखो जिसके आगे जो वर्ड लिखा है वही करना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा ना। ये तो कंपाउंडेड करना है तो हमने 4:9 लिख दिया। इसके आगे इसने क्या कह दिया? इसका क्या करो? डुप्लीकेट करो। तो डुप्लीकेट का ये मतलब नहीं आपने स्केयरिंग कर देनी है। डुप्लीकेट का मतलब इसको 2 बार लिख देना है। डुप्लीकेट का मतलब इसको 2 टाइम्स लिखना है ताकि हम कटिंग कर सके। 4 से 4, 9 से 9, तो 1:,
क्लियर? चलें आगे। कहाँ पहुंच गए हम? ट्रिप्लीकेट आ गया, सब ट्रिप्लीकेट। कौन सा क्वेश्चन किया? 9 10th करो। जिसके आगे जो लिखा है वही करना है। एंड का ये मतलब मत समझ लेना जैसे यहां पर लिखा होगा ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7, नहीं, 9:7 एज इट इज लेना, उसको ट्रिप्लीकेट नहीं करना। जिसके आगे जो लिखा है उसी को लेना है। मैं अभी देखो तुम्हारे साथ बोर्ड पे ही यानी उसी जगह पे कर रही हूं जहां पर तुमने भी वैसे ही करना है, ताकि सोल्यूशन तुम्हें अगर भूल भी जाए तो वहीं मिल जाए। सी आ गया सबका? देखो ये तो स्टेटमेंट बनेगी आपकी। 2 3 से 2 3 कैंसिल आउट हो गए, 1 4 से 1 4, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2:7 21, ये 3 बचा हुआ है, ये 7 बचा हुआ है, ये 2 बचा हो गया। कहां तक हो गए? 10 तक। 11th देखो जल्दी से, सेम क्वेश्चन बेटे। अटेंडेंस चार्ट किस पे है बेटा? देना। लक्ष्य, अभिषेक, उसके बाद अग्रिम, उसके बाद अग्रिमा के बाद जो है अंचित, हर्षिता, नंदिनी, तीन 3 6 3 3 6। हाँ जी हाँ जी, हो गया 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, अब आप क्या करने वाले हो? इसको भी x से कुछ नहीं करना, a की वैल्यू 3 ले लो, b की वैल्यू 4, डायरेक्ट जहां जहां a है वहां पे क्या पुट करोगे? 3, और जहां पे b है वहां पर क्या पुट कर दो, क्योंकि इसने क्या लिखा है? a/b इज इक्वल टू 3/4। अब हमें तो पता नहीं किस नंबर से इन्होंने मल्टीप्लाई किया या किस नंबर से इनको डिवाइड किया। हमें पता है हमने क्या करना है, बस a को 3 मान लेना है, b को 4, और वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आज तो जितने भी जिनका नेम लिखा है वो सब प्रेजेंट है। हाँ? पीछे लास्ट में बातें किस लिए? क्वेश्चन हो गया? डी सबका आ गया? नहीं आया बेटा?
हाँ जी, कहां तक हो गए? 12 हो गया सबका, 13। अब इस क्वेश्चन को देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बाकी आप ट्राई करोगे घर पे, मैं कल क्लास में डिस्कस कर लूंगी, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगी। देखो कौन सा करना है, 13 ना। 2 number are in the ratio 2:3. If 4 is subtracted from each, they are in ratio 3:5. तो नंबर्स आर, आपने कुछ नहीं करना, कोई कॉपी पे काम नहीं करोगे। आप देखो यहां पर कैसे सोल्व करते हैं। ऑप्शन है, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 कंडीशंस दे रखी होंगी ना, वो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, 2:3। इसकी कितनी बनेगी, 2 इसकी कितनी बनेगी, इसकी कितनी बनेगी, सबको पता चल गया। दूसरी कंडीशन पे चले। दूसरी कंडीशन क्या करना है हमने, 4 सब्ट्रैक्ट। क्या इन दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि ये तो 0 बन जाएगी और ये नेगेटिव चली जाएगी, यानी कि दोनों आंसर नहीं है। बचा कौन, ये और ये। अब इसमें से 4 माइनस कर दो, कितना बना, 16 में से 4 गए 12, 24 में से 4 गए, निकालो रेशो। इसने हमें आंसर दे दिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, टिक। क्लियर हुआ कैसे किया? जिस क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दे रखी होंगी, वो क्वेश्चन हम किससे करेंगे, ऑप्शन से। पहली कंडीशन जो जो सेटिस्फाई करेगा, सेकंड उसी पे लगाएंगे, बाकी पे छोड़ दे। ठीक है, तो अब जैसे इसमें 4 माइनस नहीं हो सकता था, इसमें 4 माइनस 0 से किसी की रेशो निकलती नहीं है, तो हमने कैसे किया, इसको सोल्व कर दिया। समझ में आ गया? इधर आप लोगों को लास्ट में सबको क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल 8 बजे क्लास दोबारा से, और सब जितना है इस एक्सरसाइज को करके आएंगे, डाउट्स भी पूछेंगे।